गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो भी व्यक्ति टीचिंग से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं, टीचिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में उसके लिए पूछी जाती हैं। तो समय व्यर्थ ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो पढ़ाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो टीचर का क्या है। तर्क शक्ति और चिंतन शक्ति का विकास विद्यार्थी में। ये जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं ये विद्यार्थी और शिक्षक के बीच में चीज़ें को उत्पन्न करता है, और उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए, कहाँ पर किस स्थिति से वो हेल्प करेगा, ये सारी चीज़ें इसमें वर्णित हैं। शिक्षण की गुणवत्ता किससे परिलक्षित तो विद्यार्थियों से पूछे जाने वाले प्रश्नों की गुणवत्ता से। तो जिस तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे विद्यार्थी से और जिस तरह से उसका रिस्पांस मिलेगा, उस तरह से हम शिक्षक जो पढ़ाई की गुणवत्ता के बारे में जान सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारा, एक प्रभावी शिक्षण क्या है? तो एक प्रभावी शिक्षण वह है जो विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करे, मतलब कि उसको पढ़ने के लिए प्रेरित करे। यदि आप एक शिक्षक हैं तो आप अपने विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? लोकतांत्रिक। यहाँ पर लोकतांत्रिक जो का मतलब है वो ये नहीं है कि हम राजनीति से जुड़े। इसका मतलब है कि यहाँ पर विद्यार्थी फ्री है, मतलब कि विद्यार्थी के अकॉर्डिंग ही चीज़ें यहाँ पर की जाएंगी। तो हमारा पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षकों के लिए शैक्षिक दर्शन शास्त्र का अध्ययन अनिवार्य है क्योंकि? हाँ, शिक्षकों के लिए मतलब शैक्षिक दर्शन शास्त्र उनके लिए ज़रूरी है शिक्षकों के लिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, शिक्षक अपनी मर्जी से पढ़ाते हैं या फिर कोई भी चीज़। तो यहाँ पर उत्तर आएगा, शिक्षक स्वयं का दर्शन विकसित करने के में असफल होता है क्योंकि वो स्टूडेंट की पढ़ाई में इतना व्यस्त हो जाता है कि वो अपने आप को डेवलप नहीं कर पाता। दर्शन मतलब कि किस तरह से पढ़ाना है, किस तरह से बच्चे को समझ में आएगा, कौन सा बच्चा कमज़ोर है, कौन सा बच्चा कमज़ोर नहीं है, उसको किस तरह से देखना है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो हम बात करेंगे अपने छठे क्वेश्चन की, जो कि हमारा है, आपके विचार में शिक्षण व्यवसाय क्या है? सम्मानजनक। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आई थिंक नेट के एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है, या फिर बीएड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी पूछ सकता है, या सीटेट के एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी पूछ सकता है। तो चलिए देखते हैं सातवां क्वेश्चन, पाठ्यक्रम में सहगामी क्रियाओं को क्यों शामिल किया जाता है? अधिगमकर्ता। यहाँ अधिगमकर्ता विद्यार्थी को किसी विषय को अच्छी तरह से समझने में सक्षम बनाने के लिए। आठवां क्वेश्चन है, विद्यार्थी अध्यापक में किस गुण को सबसे अधिक पसंद करता है? आदर्शवादी दर्शन। विद्यार्थी की प्रगति जानने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? उनका परीक्षण करना। परीक्षण कैसे किया जाता है? टेस्ट वगैरह लेके कि उन्होंने कितना पढ़ा है, कितना जाना है, कितना समझा है, कितना जवाब दे रहे हैं, उस तरह से। विद्यार्थियों के लिए व्यक्तित्व पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? माता पिता का। क्यों? क्योंकि विद्यार्थी माता पिता के साथ सबसे ज़्यादा रहता है और शुरुआत में सबसे ज़्यादा माता पिता के साथ रहता है और उन्हीं से वो चीज़ें सीखता है। अधिगम का सर्वोच्च स्तर है अवधारणात्मक अधिगम। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड के, और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, चलिए देखते हैं। अधिगम प्रक्रिया के सुचारू रूप से संपन्न होने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों का सहयोग, सीखने की भावना, शिक्षक शिक्षण कार्य में निपुण हो। मानव द्वारा किया जाने वाला संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन किसके माध्यम से संपन्न होता है? इंद्रियों के माध्यम से। इंद्रियां कौन कौन सी हमारी? कान, आँख। कानों से हम सुनते हैं। श्रव्य द्रव्य और श्रव्य द्रव्य दोनों इंद्रियां। यदि एक विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा कर देंगे, मतलब कि उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। बाकियों के विद्यार्थियों पर हम सहायक करेंगे जिससे कि विद्यार्थी सोचेगा कि मैं अब अलग सा महसूस करेगा, तो वो भी पढ़ने पे ध्यान देगा। एकीकृत शिक्षा की सफलता किस पर निर्भर करती है? पाठ्यपुस्तकों की उत्कृष्टता पर। एक शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है?
विद्यार्थियों का मूल्यांकन करना कि किस तरह के विद्यार्थी क्लास में हैं, किस तरह से कितने पढ़ने वाले हैं, कितने पढ़ने वाले नहीं हैं। एग्ज़ाम लेते हैं तो मूल्यांकन ही किया जाता है। एक आदर्श शिक्षक वह होता है जो कौन सा होता है, यहाँ पर उत्तर देख सकते हैं आप। वह एक मित्र, दर्शन शास्त्र एवं निर्देशक की तरह कार्य करता है। हमारा 8वां प्रश्न है, एक शिक्षक द्वारा कक्षा में प्रश्न पूछने से क्या होता है? विद्यार्थियों का ध्यान आकृष्ट होता है। निम्न में से कौन सी विधि संप्रेषण विधि के अंतर्गत आती है? कथाबोध। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास अत्यंत आवश्यक है। आप एक शिक्षक के रूप में इन मूल्यों के विकास के लिए क्या करेंगे? नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का दर्शन करेंगे, क्योंकि कई बार हमें कहानियाँ ना सही से समझ में आती हैं। जैसे हम पहले के दर्शन शास्त्र की बात कर लें या फिर शास्त्रों की बात कर लें, कथाओं की बात कर लें, तो वो चीज़ हमें ज़्यादा समझ में आती है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, 21वां क्वेश्चन है, शिक्षक का कक्षा का व्यवहार अच्छा होना चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों के लिए उचित माहौल निर्मित हो सके। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जो कि मैं ऐसे क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरे बनाए नोट्स हैं। विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षक को अच्छा व्यवहार स्थापित करने के लिए क्या क्या करना चाहिए? प्रत्येक विद्यार्थियों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये कुछ लैंग्वेज भी इजी है, आप इसको जल्दी से ग्रैस्प कर सकते हैं। यदि कोई विद्यार्थी आप पर यह आरोप लगाता है कि आपने उसे कम अंक दिए हैं तो आप क्या करेंगे? तो उसे उसकी उत्तर पुस्तिका दिखाकर कम अंक पाने का कारण बताएंगे। विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन किसके संबंध में प्रभावी होता है? कक्षा, शिक्षण, व्यक्तित्व का निर्माण, अनुशासन। यदि कोई विद्यार्थी आपके प्रश्न पर काफ़ी कुछ सही उत्तर बता देता है तो आप क्या करेंगे? उसे प्रोत्साहित करेंगे। बिल्कुल सही बात है, प्रोत्साहित करते हैं ना हम क्लास में कि हाँ हाँ बेटा और बताओ, इस तरह से, तो वही करेंगे। शिक्षण की परियोजना पद्धति विद्यार्थी केंद्रित होता है। परियोजनाओं से विद्यार्थी केंद्रित होता है। प्रोजेक्ट शिक्षण विधि विद्यार्थियों को व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों का निजी अनुभव और उसके ज्ञान का आधार बनता है। प्रश्न नंबर 28, प्रयोगात्मक विधि है परिकल्पना परीक्षण की एक विधि है। एक विशिष्ट शिक्षण कौशल में दक्षता लाने हेतु किस शिक्षण की विधि का प्रयोग किया जाता है? सुगम शिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, डिटेल्ड, ट्यूटोरियल विधि किस प्रकार के शिक्षण का उदाहरण है? विद्यार्थी नियंत्रित शिक्षण। शिक्षण सामग्री मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? दृश्य सामग्री, श्रव्य सामग्री, दृश्य श्रव्य दोनों। शिक्षण सामग्री काफ़ी उपयोगी होती है क्योंकि विद्यार्थियों को ज़्यादा अर्थपूर्ण बनाती है। कंप्यूटर भाषा किस पर आधारित होती है? संख्या पद्धति पर। संख्या पद्धति 0 से लेकर 1 तक के बीच में हमें करना पड़ेगा। इसका एक कैलकुलेशन होता है, जो कि कैलकुलेशन आप क्या करते हैं कि आप लाइन वाइज लिखिए, 2, 4, 8, 16, 32, 64 और 64 का दुगना, इस तरह से लिखेंगे 128। तो जैसे पूछा जाता है कि मान लीजिए बताइए कि 85 का संख्या पद्धति या फिर नंबर में कंप्यूटर की भाषा में कितना नंबर होगा, तो हर एक के नीचे हम लोग पहले तो देखेंगे नियर बाय कौन सा है, मतलब जो हमने लैंग्वेज लिखी है, जो हमने वर्ड्स नंबर्स लिखे हैं, उसमें देखेंगे सबसे नियर बाय कौन सा है, तो किसके पास आता है, तो 64 के पास आता है। तो 64 से बड़ी संख्या देखेंगे कितना ऐड करेंगे उसमें जो हमने लिखा हुआ है, 8, 32, 16, तो इस तरह से हम उस 85 नंबर पे पहुंचना है। और उस बीच हम देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आई हैं, 0, 1, 1, 1, 0, 2 ऐसे करके। तो नीचे की जो संख्या है वही हमारा कंप्यूटर लैंग्वेज में आंसर बनेगा। कोई बात नहीं, हम ये पूरा इस पर वीडियो बन सकती है, लेकिन अभी इतना समय नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 34 पे चलते हैं हम। श्यामपट्ट को शिक्षण सहायता सामग्री के किस समूह में शामिल किया जा सकता है?
दृश्य शिक्षण सामग्री, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शाम पर तो देख के ही हम समझते हैं। यहाँ पर श्रव्य सामग्री में रेडियो आता है, और दृश्य श्रव्य में हम दोनों चीज़ आती है, जैसे कि टेलीविज़न। तो ये एग्जाम्पल भी हैं आपके पास। कुछ क्वेश्चंस ऐसे, अगर आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। अनौपचारिक शिक्षण का उद्देश्य नहीं है सामुदायिक समन्वय। विस्तृत मूल्यांकन की एक प्रमुख विशेषता क्या है? विस्तृत मूल्यांकन, बिल्कुल एक्सप्लेन्ड जो एनालिसिस है वो किस पे डिपेंड करता है? निरंतरता पर, कि बंदा और विद्यार्थी की निरंतर किस प्रकार से अपने कार्य को करता है, अपनी चीज़ें कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 है हमारा, समग्र में से कुछ प्रतिनिधि इकाइयों को लेकर उनका अध्ययन जिस पद्धति से किया जाता है उसका नाम है निर्देशन पद्धति। तो ये ऑप्शंस आएंगे आपके पास, तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, निम्न में से कौन सा विकल्प मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है? सतत और व्यापक मूल्यांकन। सतत शब्द से ही आप समझ रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम, किसी शैक्षणिक संस्थान में शिक्षा की गुणवत्ता का सबसे महत्वपूर्ण सूचक क्या है? सूचक है छात्रों का उपलब्धि स्तर। किसी शैक्षणिक संस्थान का हमें देखना है, क्योंकि हम अगर आईआईटी की बात करते हैं या फिर किसी भी संस्थान की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जिसमें विद्यार्थी सबसे ज़्यादा हैं तो वही उनका लेवल भी अच्छा होगा पढ़ाने का, या फिर तो इस तरह से ये हमें देखा जाता है कि छात्रों का उपलब्धि स्तर, ये हम इसी से हम कैलकुलेट करते हैं। किस विधि से छात्रों का सर्वश्रेष्ठ मूल्यांकन संभव है? निरंतर मूल्यांकन, जैसे कंटिन्यूसली हम लोग उनका मूल्यांकन करते रहेंगे तो हमें पता लगेगा कि एक्चुअल में विद्यार्थी कैसा है, जिसे बोलते हैं सतत और व्यापक मूल्यांकन। तो यहाँ पर हमारे 40 क्वेश्चंस खत्म होते हैं, जो कि आपको हेल्प कर सकते हैं। आप देख लीजिएगा, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स को, जो भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो उन्हें मिल ही जाएगा इस वीडियो से। सो फोकस करिएगा, और अपने ऊपर भी फोकस करना है ना। इसके साथ साथ आप और भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स के लिए, तो वो उस पर भी आपको कंटिन्यू फोकस करना है। तो अगर शेयर करना चाहते हैं तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको अच्छे लगे तो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।